जय हिंद। तो आपका स्वागत है दीक्षा आर्केस में। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि मौलिक अधिकार में जो 6 प्रकार की जो मौलिक अधिकार है उसमें से एक स्वतंत्रता के अधिकार है, उसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़े थे। तो वो नहीं वीडियो देखे तो पिछली क्लास का देख लीजिएगा, उसमें समानता के अधिकार के बारे में विशेष चर्चा किया हुआ है। तो मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन है। किसमें? तो संविधान के भाग कितना में है? तो भाग 2 में, सॉरी भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो आज हम इस मौलिक अधिकार की दूसरी क्लास को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में विशेष चर्चा किया गया है कि आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली स्वतंत्रता है आपकी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं या बोल सकते हैं, ये बोलने की आपकी स्वतंत्रता है। विचार को किसी माध्यम से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वही आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता है कि आप अपने घर पर भी झंडा फहरा सकते हैं। वही पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, जैसे नेता लोग या कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ गलत करता है तो उसका पुतला दहन जो करते हैं, वो आपका संविधान में वो अधिकार दिया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आपको पुतला दहन करने का अधिकार है। वही सबसे इंपॉर्टेंट आपके अधिकार है तो प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में है। किसमें है? 1 में। तो अनुच्छेद 19 में आपको टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें पहला में बताया गया है कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है कि प्रेस कहीं भी जाके किसी को देखते हैं मुंह में माइक घुसा के पूछने लगते हैं, हाँ बताइए कि क्या हुआ है। तो प्रेस की वो स्वतंत्रता है, किसी भी नेता से प्रश्न करने का या किसी से भी पूछने का प्रेस को आजादी दिया गया है कि आप पूछ सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है। वही है कि आप सभा करने की स्वतंत्रता है कि आप सभा कर सकते हैं, कहीं भी संगठन सभा करके। कहीं कहीं देखते नुक्कड़ नाटक जो होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जब वोट का टाइम आएगा तो उस समय आपको ऐसा देखने को ज्यादातर मिलेगा कि नेताजी छोटा सा नाटक नुक्कड़ नाटक करेंगे, उसमें बोलेंगे कि ऐसे होता है देश की भाइयों बहनों, ऐसे देश में नहीं चल रहा है सरकार, मेरा जिताइए तो हम अच्छा से काम करेंगे। तो ये जब सभा किया जो जाता है वो आपकी स्वतंत्रता है, उसको भी स्वतंत्रता मिला हुआ है कि सभा करने का। और वही आप जब सभा कीजिएगा तो लोग जब आपके साथ धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे, एकत्रित हो जाएंगे, तो आप एक संगठन भी बना सकते हैं। तो आपको संगठन भी बनाने की स्वतंत्रता है। जब आप अपने विचार को व्यक्त कीजिएगा किसी व्यक्ति के पास, आपके विचार से वो सहमत होगा तो धीरे धीरे आपके साथ बहुत सारा आदमी जुड़ जाएंगे। तो बहुत सारा आदमी जुड़ जाएंगे तो आप एक संगठन बना लीजिएगा। तो उसी संगठन बनाने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 के 3 में है। 4 में है कि आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है कि कहीं भी किसी भी राज्य में आप घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन स्थल देखने, ताजमहल देखने या एवरीथिंग कुछ भी आप देखने के लिए जो जाते हैं किसी भी स्टेट में, तो आपकी स्वतंत्रता है घूमने की। और आप वहां घूमने जाइएगा तो वहां आपको रहने की भी स्वतंत्रता है। आपको जब वहां घूमते घूमते रात हो जाएगा, लेट हो जाता है, तो आप कहीं होटल लेके रहते हैं या वहीं रहने लगे। रहते रहते कहीं मान लीजिए बिहार के आदमी दिल्ली में गए काम करने, काम करते करते आपको वहां का वातावरण भाग गया सब कुछ, तो आप वहां घर बना के रह सकते हैं, जमीन लेके या कुछ भी करके वहां रहने की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। वही अभी वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का इसमें मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम क्या था, जो ये संपत्ति का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 19 के 6 में रखा गया था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है और इसको कर दिया गया है विधिक अधिकार। विधिक मतलब कानूनी, की कानून चाहता है कि हाँ आपका संपत्ति आपका रहेगा, लेकिन जब कानून को सरकार को आपकी संपत्ति की आवश्यकता होगी तो उस समय में वो संपत्ति आपसे वो ले सकता है, उसके बदले आपको मुआवजा देगा, लेकिन वो ले सकता है। तो वो हो गया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आपको पूछेगा कि संविधान में से संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो अनुच्छेद पहले किस में था? 19 के 6 में था। तो इसको हटाया किस माध्यम से गया?
तो संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया। और जब इसको हटाया गया तो विधिक अधिकार में कहीं ना कहीं रखेगा, तो इसको रखा कहा गया, तो 300 के क में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तो 300 के क में रख दिया गया। कहा गया है वहां कि आपका ये जो संपत्ति है, जो जगह जमीन कुछ भी आप संपत्ति बनाते हैं तो आपके उस पर कानूनी अधिकार है। अगर जमीन आपका है तो तब तक आपका जमीन है जब तक कि सरकार को उसकी आवश्यकता नहीं, वो आपका जमीन है। जब सड़क बनाना उस रास्ते में और आपको जमीन की सरकार को जरूरत पड़ जाएगी तो आपको वो मुआवजा दे देगी और वो सरकार जमीन ले सकती है। तो इस प्रकार के अधिकार क्या होगा आपका? तो विधिक अधिकार होगा। वही अनुच्छेद 20 में कहता है कि न्यायालय दोषी करार देगा। न्यायालय क्या करेगा? ये दोषी करार देगा। कोई भी व्यक्ति को दोषी है या नहीं है, किसी पर आप कंप्लेन कर देते हैं या कोई आप पर कर देता है कंप्लेन, तो आप कंप्लेन कर देने से वो दोषी नहीं हो जाता जब तक कि न्यायालय उसको ये दोष सिद्ध नहीं करेगा कि ये व्यक्ति गलत किया, ये अपराधी है, तब तक ये व्यक्ति को आप दोषी करार नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उसको ये आरोपी कहा जाता है। आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। आरोपी क्या होता है कि किसी पर कंप्लेन हो गया, आरोप लग गया कि इसने घूस लिया है। जैसे सरकारी दफ्तर में 90% जगह आप देखते हैं कि घूस लेता ही है, तो आप कहीं कंप्लेन देते हैं तो वो अपराधी नहीं हो जाता है, वो आरोपी होगा। कंप्लेन आप दे दिए कि ये घूस लेता है ये, तो वो हो जाता है आरोपी। तब उसका होगा क्या? जांच के बाद जब वो दोषी पाया जाएगा, उसको न्यायालय कहेगा कि नहीं ये दोषी है, तब जाके वो क्या होगा? आपका दोषी करार होगा, भले आपसे वो कैसे भी ले। इसीलिए देखते हैं सरकारी दफ्तर में आपको ऑनलाइन घूस नहीं लेगा, वो ऑफलाइन घूस लेता है, कैश टू कैश। तो कैश चलता है अभी घूसखोरी, तो वो आप सिद्ध कर ही ना पाइएगा। सिद्ध कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑनलाइन दीजिएगा उसको तो ऑनलाइन तो लेगा ही ना। अगर दे देते हैं ऑनलाइन, आप उस तो रिकॉर्ड में आप क्या जाएगा कि लिया है पैसा, तो किस चीज के लिए लिया गया, आप उस पर आरोप जब सिद्ध लगा दीजिएगा तो उसका जांच होगा। जांच में वो ऑनलाइन में पकड़ा जाएगा, किसने घूस लिया है तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर ऑफलाइन आपसे लेते हैं तो आप उस पर अगर कंप्लेन भी कर देते तो आप आरोप लगाते हैं, वो दोषी करार नहीं होगा जब तक कि न्यायालय उसको दोष नहीं करार कर सकता है। तो इसके अनुच्छेद 20 के तहत आपको स्वतंत्रता को 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। 3 प्रकार का कौन कौन? कि जो पहला नंबर है आपको कि एक गलती की एक ही सजा होगा। जैसे एक गलती की एक सजा के मतलब हो गया कि आपने कोई एक गलती किया, जैसे मान लीजिए कि किसी को थप्पड़ मार दिए, किसी को थप्पड़ मार दी, आप पर कोई आरोप लगा दिया, सिद्ध हो गया कि आपको इन्होंने मारा है उसको, तो इसका सजा जो होगा मारने का, थप्पड़ मारने का, तो सिर्फ आपको दंड मिलेगा थप्पड़ मारने का ही, नहीं कि चोरी का सब कुछ का उसी में ऐड करके सजा नहीं मिलेगा। एक गलती किया है तो उसको एक ही सजा होगा, एक ही। और वो भी दूसरा नंबर उसी में कहा गया कि गलती की जो सजा होगी उस समय जो कानून बना हुआ होगा उसी के अनुसार से होगा। इसका मतलब ये हुआ, दूसरा में आपका क्या कहता है कि उसी के अनुसार से होगा। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2023 है, 2023 में घूस लेने का जुर्माना मान लीजिए, जैसे किसी को चलिए मार दिया, कोई थप्पड़ मार दिया, तो इसका सजा है मान लीजिए 5 साल। 5 साल सजा है किसी को मार दिया तो। लेकिन अगर 2030 में यही सजा, 2030 में अगर 2030 में इस सजा को बढ़ा करके अगर 10 साल कर दिया जाता है कि 10 साल उसको सजा होगा, लेकिन वो व्यक्ति 2023 में गलती किया है तो उसको 2030 में भी अगर दंड दिया जाएगा तो उस समय के अनुसार 23 में जो पनिशमेंट था वैसा ही 5 साल था तो उसको 5 साल की सजा दिया जाएगा। मतलब है कि जिस समय पे आपका जो कानून बना हुआ है सजा उसी के अनुसार से मिलेगा, नहीं कि संशोधनों के बाद में अगर केस लड़ते लड़ते तारीख पे तारीख करते करते 10 साल चला गया तो 10 साल बाद अगर कानून बदल गया है तो 10 साल के बाद वाला कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगा, उस समय जो कानून है वही हिसाब से आपको सजा मिलेगा। उसी में तीसरा कहता है कि सजा के बाद भी संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि सजा आपका हो गया तो उसके बाद भी सुरक्षा मिलेगा। जैसे जेल में देखते हैं कि खाना मिलता है, रहने का, मेडिकल, सब कुछ जो सुविधा मिलता है वो ये इस अनुच्छेद 20 के तहत ही मिलता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का जो संरक्षण दिया गया है उसमें ये कहा गया कि कैदी अगर मतलब किसी को सजा हुआ तो सजा होने के बाद वो जेल में भी है तो जेल में भी उसको सब तरह की सुरक्षा मिलेगा कि वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, तो उसका समय समय पर जांच होगा, इलाज होगा। जैसे महात्मा गांधी का देखे थे कि अरेस्ट कर लिया गया था तो वो जेल में धीरे धीरे उनका हालत खराब होने लगा
तो उनको कैसे निकाल दिया गया था कि ये व्यक्ति मर जाएगा तो पूरा देश में क्रांति होगा, बहुत बवाल हो जाएगा। तो उस हालात में अंग्रेज का बहुत मुश्किल पड़ जाता, इसीलिए उन्होंने मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था, महात्मा गांधी जी को जेल से बाहर कर दिया था। तो संविधान में ये लिखा गया हुआ है कि सजा के बाद भी आपको संरक्षण मिलेगा, कि आप जेल में भी है तब भी आप वहां काम कीजिएगा। जेल में काम भी होता है तो काम के हिसाब से वहां पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में आपको दवा सुविधा मिलेगा, रहने का हर चीज का संरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अगला है संविधान के अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की मतलब हुआ कि आपका प्राण कोई ले नहीं सकता। इसका मतलब कि आपका प्राण नहीं ले सकता, इसका मतलब यह नहीं कि नहीं लेगा आप जब, लेकिन इस हालात में आपका प्राण ले सकता है कि आपने किसी का प्राण ले लिया, आपका यह है स्वतंत्रता है कि आपका प्राण कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप पर प्रतिबंध ये रहेगा ना कि आप भी किसी का नहीं ले सकते हैं। तो उस स्थिति में जब आप किसी को मार देते हैं, मर्डर करते हैं, तो उस हालात में आपके ये खत्म हो जाएगा। किस अनुच्छेद 22 के तहत, कि अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 का पालन नहीं करता है, सॉरी अनुच्छेद 22 का पालन नहीं करता है, मतलब वह अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि संविधान की अवहेलना अगर व्यक्ति करता है तो अनुच्छेद 21 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो संविधान में क्या है कि आप किसी को प्राण नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी का प्राण लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है वो आपका खत्म हो जाएगा। उस हालत में आपको फांसी की जो सजा दिया जाता है वो उसी कानून के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा, समझ गए तो एक बार समझ लीजिए फिर से। इसमें कहता है ये कि आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है, लेकिन तब तक नहीं ले सकता है जब तक आप किसी दूसरे का प्राण नहीं लेते हैं। अगर आप दूसरे का प्राण लेते हैं तो विधि के अनुसार से आपका प्राण यानी इसका जो फांसी की जो सजा होता है वो सजा आपको दिया जा सकता है। तो इसमें कहा गया, उसके बाद इसी में कहा गया अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 21 के क में कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी होगी। और ये मौलिक कर्तव्य में भी इसका चर्चा है कि शिक्षा को, ये मौलिक कर्तव्य का सॉरी नीति निर्देशक तत्व में भी है कि सरकार को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया है। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से पहले संविधान जब बना था तो उसमें ये लागू नहीं था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा सरकार के द्वारा निःशुल्क में। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जब संविधान में 86वां संशोधन हुआ 2002 में, तो उसी समय इसको लगाया गया था कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको गवर्नमेंट निःशुल्क में शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ऐसा कराना उनका मौलिक ये क्या है, अधिकार है, उनको शिक्षा पाना अधिकार है। अगर कोई माँ बाप या कोई भी स्कूल में या कोई भी सरकार जहां ये उपलब्ध नहीं कराता है तो वो कानून की क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। अगर कोई किसी के माँ बाप भी है, अगर 6 से 14 वर्ष तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है पढ़ाई के लिए नहीं माना करके और उसको कहीं काम कराता है तो संविधान का अवहेलना करता है, तो उस हालत में उस माँ बाप को भी सजा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर शिक्षा माँ बाप नहीं दिलाता है तो उसको भी ये सजा दिया जाएगा। इसके तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 22 में कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो किस प्रकार का संरक्षण दिया जाएगा। मतलब कि आपको जैसे अभी गांव में देखते होंगे आप लोग कि प्रशासन आता है और उसके साथ जिसको गिरफ्तार करता है उसको अपना थोड़ा धौस दिखाता है, जिसको धौस कहता है, जब वर्चस्व दिखाता है कि हम बड़का ये है, उसका कोई पावर नहीं है। आप अगर अपना पावर जानते हैं तो उसका कोई पावर नहीं है, लेकिन उसको कुछ पावर है, लेकिन आपसे ज्यादा पावर नहीं है। सबसे ज्यादा पावर जनता में निहित है। तो आपका अनुच्छेद 22 के तहत स्पष्ट रूप से है कि आपका ये मौलिक अधिकार है कि गिरफ्तारी से आपको संरक्षण मिलेगा। तो उस हालात में क्या होगा कि आपने मान लीजिए कोई गलती किया या कोई आप पर आरोप लगा दिया, तो सबसे पहले आपको वारंट दिखाया जाएगा गिरफ्तारी करने से पहले कि देखिए आपने ये गलती किया, ये हमारे पास वारंट है, आपको हम गिरफ्तार करते हैं। लेकिन अपराध भी होता है दो तरह के, एक होता है सामान्य अपराध, सामान्य मतलब सिंपल, किसी को गाली गलौज हो गया, थोड़ा बहुत मारपीट हो गया। एक होता है बहुत ही गंभीर अपराध। क्या कैसा अपराध होता है, गंभीर, जिसमें मर्डर कर दिए किसी को या बलात्कार हुआ या इस तरह के किसी भी मामला जो गंभीर अपराध हुआ, तो उस अपराध में
वारंट नहीं दिखाएगा ये पुलिस आपको। वारंट ना, जब आप गंभीर अपराध कीजिएगा तब बिना वारंट के आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेगा और वहां सिद्धि होगा, आप सिद्ध हो गए कि गलती की है तो आपको सजा दिया जाएगा। लेकिन सिंपल कोई भी अपराध है थोड़ा बहुत, तो जब तक वारंट नहीं दिखाता है सॉरी, तब तक वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। उसके बाद इसी में दूसरा संरक्षण दिया गया है कि जब पुलिस पकड़ के आपको जेल में ले गया, जेल में कहते सॉरी थाने में जब ले गया, थाने में जब पुलिस थाने में ले गया तो आपको 24 घंटा के अंदर जज के सामने प्रत्यक्ष करेगा, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर ये नहीं करता है तो कोर्ट उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। क्यों भाई साहब, कहला ना प्रत्यक्ष कर रहा हूं, तो ये कहेगा किसमें, अनुच्छेद 22 में स्पष्ट रूप से कहा गया गिरफ्तारी के संरक्षण, जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्रशासनिक हो वो अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटा के अंदर अंदर 24 घंटा के अंदर क्या करेगा, वो जज के सामने उसको प्रस्तुत करेगा। जज साहब उसका मुआवजा करेंगे कि इसने गलती किया है कि नहीं किया है। लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है कि आपको पकड़ के ले जाता है, वहीं पे थाने पर बुलाया जाता है, उसके बाद दोनों पार्टी आपको मिला ले, क्या है समस्या थोड़ा बहुत हल होने वाला होता है। मतलब सिंपल जो सामान्य अपराध होता है उसको वहां हल कर लिया जाता है। तो ये हो गया आपका। और तीसरा है इसी में कहता है वकील रखने का अधिकार। आपने कोई गलती किया है तो आपके अपने मन से जो आपको वकील अच्छा लगे वैसा वकील रखने का आपको अधिकार है। ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि जब मान लीजिए गलती किया या नहीं किया गलती, किसी ने आरोप लगा दिया आपको कि आपने गलती किया है, तो जो अगर मान लीजिए आप वकील नहीं रखते हैं और अपोजिट पार्टी वकील रखेगा, तो वो तो आपको कैसू वकील का काम होता है कि गलती सिद्ध कराना। काहे कि कोर्ट जो है आप क्या सही है कि गलत है इससे कोई उसको मतलब नहीं है। आप सिद्ध कीजिए कि आप सही है, या अगर आप गलत है तो अपोजिट पार्टी सिद्ध करे कि गलत है। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सही है तो सही है, सिद्ध कर दिया। अगर अपोजिट ने क्या गलत है तो आप गलत है। तो उस हालत में अगर आप अपना वकील नहीं रखते तो आपको तो गलती सिद्ध करा देगा। इसीलिए डायरेक्ट इसमें कहा गया कि आपको वकील रखने का अधिकार है। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपना वकील अपना पसंद के रखिएगा, जो आपको अच्छा लगे। तो इस प्रकार से ये समझे कि गिरफ्तारी में किस 3 प्रकार से जो संरक्षण दिया जाता है। तो समझे आज हम लोग संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसमें दूसरा मौलिक अधिकार जो है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत आपको किस प्रकार से स्वतंत्रता दिया जाएगा। पहला में आपका दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस कहीं भी घूम सकता है, किसी से सवाल पूछ सकता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब प्रश्न इस तरह से पूछता है। सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। लेकिन संपत्ति के अधिकार किस में था, इसी में था संविधान के अनुच्छेद 19 के 6 में था, जिसको हटा करके अब मौलिक अधिकार से हटा के विधि कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। और 20 में कहता है कि न्यायालय को दोषी करार देना। जब तक आप पर कोई कंप्लेन कर दिया तो आप आरोपी है, वरना कि आप अपराधी है। तो न्यायालय सिद्ध कर देगा कि आपने अपराध किया है, तो ये सिद्ध करने का अधिकार किसको है, तो न्यायालय को है। सॉरी, तो न्यायालय सिद्ध कर देगा तो आप अपराधी हो गए। इसमें आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है कि आपने गलती किया तो एक गलती का एक सजा मिलेगा, और वो सजा उस समय जो नियम होगा उसी के हिसाब से मिलेगा। और सजा मिलने के बाद अगर आपको जेल हो गया तो जेल में भी संरक्षण आपको मिलेगा। उसके बाद कहा गया अनुच्छेद 21 में कि संप्रदान एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें कि आपका प्राण कोई नहीं ले सकता है। लेकिन यह भी उस पर दिया गया है साथ ही कि आप भी किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। अगर आप भी किसी का लेते हैं तब उस हालात में आपका ये अनुच्छेद 21 आप पर, संविधान की आपने अवहेलना किया तो आपको अनुच्छेद 21 आप पर नहीं होगा, मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब अगर वीडियो देखते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि हमें भी मिलेगा मोटिवेशन। लाइक सब्सक्राइब, जो लोग व्यू कर देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं
वो देख नहीं रहे तो सब्सक्राइब किस लिए करना, देखना है देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो देखिए, और देखने में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।